हेलो दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी के सेट नंबर 13 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बताने जा रहा हूं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। जो भी परेशानियां हो आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है। तो अगर क्रमागत संख्या का औसत वाला प्रश्न दिखे तो औसत वाले प्रश्न में औसत को ही बीच में रखेंगे। हालांकि क्रमागत संख्याओं का योग वाला भी प्रश्न आता है, पर उसमें भागफल को बीच में रखा जाता है, पर औसत में औसत को ही बीच में रख देंगे। तो चार क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो औसत है 27। अब इसको हम बीच में रखेंगे। तो चार क्रमागत सम बोला गया है, परंतु 27 सम है नहीं। तो 27 के पहले दो सम ले लेंगे और 27 के बाद दो सम संख्या ले लेंगे। तो 27 के पहले जो सम संख्या होगा वो होगा 26 और उसके पहले 24। 27 के बाद जो सम संख्या होगा वो होगा 28 और उसके बाद होगा 30। तो आप देख सकते हैं चार लगातार जो है सम संख्या हो गया 24, 26, 28 और 30। तो कह रहा है इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है 30 है, यानी आपका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी विभाजित करने की बात की जा रही है ताकि वह जो है क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1008 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड कराएंगे। 2 पंचे 10, 0, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 दूने 4, यहाँ 1 बचा। 2 पंचे 10, 2 दूने 4। फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूने 4, 2 छक 12। फिर 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6। फिर 3 से 3 दूना 6, 3 का 3। और फिर 3 से 7 बार में। अब आप इसको एक बार सजा के लिख लें। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुना 7। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक वर्ग ये बन रहा है। वर्ग मतलब जोड़ा लगाना होगा, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर को लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं ना, एक्स गुना एक्स। एक्स का जब हम वर्ग किए हैं तो उसको 2 बार लिखते हैं, एक्स गुना एक्स, यानी पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे वर्ग बनाने के लिए। तो इसका भी वर्ग बन गया 2 दूनी 4, इसका भी वर्ग बन गया 3 तिया 9। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ग नहीं बना तो 7 का। अगर गुना करने का था तो 7 का गुना करते, लेकिन हमको विभाजित करने के लिए बोला गया है तो 7 को हमें 7 से ही विभाजित करना होगा, ताकि यह 7 हट जाएगा तो बची संख्या जो है एक वर्ग बन जाएगा। तो आपको किस संख्या से विभाजित करना होगा, 7 से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 1,25,000 रुपये की धनराशि को सोनू, उसके बाद है सत्यव्रत और फिर है योगेश, इनके बीच में बांटा गया है 2:3:5 के अनुपात में। अब टोटल धनराशि है 1,25,000 और रेशियो का टोटल योग है 5, 3, 8, 2, 10। 10 का मान 1,25,000, तो 1 का मान हो जाएगा 12,500। अब आपसे पूछा गया है सोनू और सत्येंद्र के हिस्से का अंतर क्या है। तो सोनू और सत्येंद्र इस दोनों के हिस्से में कितना का अंतर आ रहा है, तो 1 का। देखिए 3 और 2 में
1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 2 में 1 का अंतर आ रहा है। तो 1 का मान आप कितना निकाले हुए हैं? 12,500। तो सोनू और सत्यव्रत का जो हिस्सा का अंतर है वो अंतर है 12,500। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका आंसर इसमें बी होगा। अगला प्रश्न है आपका x + 1/x का मान 3 है और आपसे x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का मान पूछा गया है। तो x पे पावर 4 निकालने के लिए हमको पहले x पे पावर स्क्वायर निकालना होगा। तो x पे पावर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? x + 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2a और b। ठीक है। अब आप देखिएगा x + 1/x का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2। अगर हम इसको इस तरफ भेजते हैं तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x² + 1/x² बराबर 3 × 9 - 2 बराबर 7। अब यहाँ पे आपने देखा कि x² + 1/x² का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 7। अब हमको 4 निकालना है, तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे x² और + 1/x² का। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 + 2 × x², 2 × x² गुना 1/x²। ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको थोड़ा दूसरे पेज में बता रहे हैं। हाँ, तो x² + 1/x² का आपने वैल्यू निकाला 7। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² का स्क्वायर a² + b², ठीक है, + 2a × b बराबर, अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 प्लस ये दोनों कट जाएगा 2 बराबर 7 × 7 = 49। अब यहाँ पे x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 बराबर हो जाएगा 49 - 2 बराबर 47, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। पर ये तो हो गया थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा हो गया। इसको हम सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए आपका जो वैल्यू है x + 1/x का जो मान 3 दिया हुआ है और आपसे पूछा है x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x² पे पावर स्क्वायर + 1/x² पर पावर स्क्वायर, 4 ही होगा। तो यानी स्क्वायर 2 बार किया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे? पहला स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे पहले स्टेप में, फर्स्ट में। तो हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो गया 7। फिर दूसरा सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अभी 7 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो हो जाएगा 7 × 49 में 2 गया 47, यानी आपका आंसर हो जाएगा 47। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि स्टार 381 को 11 से विभाजित किया जाए तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। तो 11 का नियम कहता है कि सम अंक एवं विषम अंक का अंतर सम अंक एवं विषम अंक का अंतर होना चाहिए
विषम अंक का अंतर 11 या 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा स्टार 3 8 1 है। तो हम सम अंक और विषम अंक कैसे निकालेंगे? तो एक बार क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और एक अंक छोड़कर 3 पे जाएंगे, और इसका जो होगा 3 को छोड़कर स्टार पे आएगा, यानी 8 प्लस स्टार और -3 प्लस 1, तो 8 प्लस स्टार -3 1 4। अब आपको यहाँ पे क्या है कि 0 पुराना नहीं है, आपको बनाना है 11। तो 8 में स्टार की जगह से क्या जोड़ें? देखिए, सबसे पहले कोशिश करिए 11 पुराने का 11 लाने का। अगर 11 नहीं होता है तो 0, यहाँ पे 11 हो सकता है क्योंकि आपको इसमें ऐड करने के लिए कहा गया है, ना कि घटाने के लिए। 0 तब आएगा जब हम 8 में 4 घटा दें और फिर 4 4 का अंतर 0 होगा। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो 8 में हमेशा क्या ऐड करें कि 4 घटाने से 11 आ जाए। अगर हम 0 ऐड करते हैं यहाँ पे स्टार की जगह पे, तो 8 0 8 4, उसमें 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, जो 11 से विभक्त नहीं है। 1 अगर रखते हैं स्टार की जगह तो 8 9 में 4 गया 5 हो जाएगा, 11 से विभक्त नहीं होगा। 5 रखते हैं तो 8 5 13 में 4 गया, हो जाएगा आपका 9, जो 11 से विभक्त नहीं होता। लेकिन अगर 7 रखते हैं तो 8 7 15 में 11 घटा हो गया, सॉरी 15 में 4 घटा 11, यानी 8 प्लस 7 माइनस 4, 8 7 15 -4 बराबर 11। तो ये जो 11 आया वो किस ऑप्शन से आया? डी नंबर से, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। पहली किस्म की चाय जो 117 किलो है, और दूसरे किस्म की चाय जो 130 किलो है, और तीसरी किस्म की चाय जो 143 किलो है। एक ही आकार के कम से कम कितने डब्बों में सारी चाय बिना मिलावट के आ जाए? कम से कम डिब्बों की संख्या पूछा है। तो कम से कम डिब्बों की संख्या हम तब निकालेंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो है एडजस्ट कर पाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, अधिक से अधिक कितना आएगा एक डब्बा में ये चावल का मात्रा, उसके लिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो है किन्हीं दो नज़दीकी संख्या का अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो आया 13। अब उस अंतर से हम सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे। तो 13 से 117 डिवाइड होगा 9 बार में, 130 13 से डिवाइड होगा 10 बार में, और 143 13 से डिवाइड होगा 11 बार में। यानी हमको जो डब्बा चाहिए वो होगी आपका 30 गो, यानी कुल डब्बों की संख्या होगी 30। आप समझिए किस तरह से। तो देखिए 117 किलो चावल है, एक डब्बा में अगर हम 13 किलो चावल रखते हैं तो इस तरह हमको कितना डब्बा चाहिए? 9 डब्बा। अब दूसरा 130 किलो का चावल है और हर एक डब्बा में 13 किलो ही आना चाहिए, तो ऐसा हमको कितना डब्बा चाहिए? 10 गो। तीसरा जो 143 किलो का चावल है और हर एक डब्बा में 13 किलो ही हमको रखना है, तो इसके लिए हमको डब्बा चाहिए 11 गो। टोटल डब्बा हो गया 30 गो, यानी आपका आंसर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं केले के मूल्य में 20% कमी होने से 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का प्रारंभिक मूल्य याद करें। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है प्रतिशत गुना रुपया बटा भार गुना 100 प्लस माइनस प्रतिशत। अब यहाँ पे प्लस माइनस का अर्थ ये हुआ कि अगर शुरुआत में कमी है तो घटाएंगे और वृद्धि है तो जोड़ेंगे। तो पहले 20% का कमी में पहले शुरू में जो कमी है 20% उसको ही रखना है। प्रतिशत गुना रुपया, 10 रुपया में 5 किलो भार हो गया, 5 केला है तो
आप वस्तु भी लिख सकते थे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि भार भी आ जाता है, 5 किलो मिल जाता है अधिक, 3 किलो मिल जाता है अधिक, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे भार रख दिया, या वस्तु भी रख सकते हैं आप। तो 20% कमी होने से 10 रुपया में 5 केला और मिल जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए जो पहले 20% का कमी हुआ है उसी को यहाँ 20% कम करके लिखना है। तो अगर हम 20% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80%। अब इसको आप डिवाइड करिए, तो 20 चौक 80 और 5 दूने 10, 2 दूने 4, यानी कि जो प्रारंभिक मूल्य हुआ वो हो गया 1/2 रुपया और 1/2 रुपया। और इसको पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे और ये आपका कट जाएगा 50 बार में, तो हो गया 50 पैसा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, तो आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 और 15 में से घटाई जाए तो परिणामी संख्या समानुपात हो जाए। घटाई जाने वाली संख्या क्या है? समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसको हम समानुपात कहते हैं। तो इसमें घटाने की बात हो रही है। अगर हम 7 में पहला ऑप्शन 1 घटाते हैं तो 6 होता है, और इसमें घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कटाते भी हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो 3 और 4, 5 और 7, जो कि बराबर नहीं हुआ, तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरा 2 लेते हैं तो 7 में 2 कम करते हैं 5, और इधर आप कम करिएगा तो जाएगा 7, और इधर 2 कम करेंगे तो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 13। ये भी आपका नहीं हो रहा है समानुपाती, यानी बराबर नहीं हो रहा है। अगर हम 3 कम करते हैं तो 4 होता है और ये 6 होता है। इस तरफ इधर कम करते हैं तो ये हो जाता है 8 और ये हो जाता है 12। आप इसको घटाएं तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसके बाद 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए ये जो है बराबर हो गया किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा 13वीं पारी में 96 रन बनाया गया और उसका पहले का औसत 3 रनों से बढ़ गया। पहले का औसत, तो 13वीं में जो उसने बनाया 96 रन, तो पहले का औसत 3 बढ़ गया। तो इसके पहले कितनी पारी था? 12वीं पारी था। इसमें औसत में 3 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कुल कितनी वृद्धि हो गई? 36 का, 12 तिया 36 का। तो यहाँ पर एक छोटा सा बात याद रखना है, अगर वृद्धि कर रहा है तो घटाना है, और अगर घटा रहा है माइनस मतलब कमी हुआ है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ना है। अगर वृद्धि है तो क्या करेंगे? घटाना है, कमी है तो जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि क्या किया गया? वृद्धि। तो वृद्धि किया गया है तो हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अपोजिट करना है, अगर बढ़ रहा है तो घटा दीजिएगा और घट रहा है तो बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे तो बढ़ रहा है, 36 की वृद्धि, मतलब 36 की टोटल वृद्धि हो गई कुल, इसको घटा देंगे तो 6 में 6 घटा 0 और 9 में 3 गया 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 60। समझ में आ गया होगा? फिर से समझें। 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाया, पहले का औसत 3 रन बढ़ गया। तो इसके पहले जो पारी है वो है 12वीं, यानी औसत में 3 का वृद्धि, तो कुल 36 का वृद्धि हुआ। तो क्या करेंगे? कमी करेंगे, तो घटा दिया और आपका आंसर हो गया 60। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्षों में, यानी पुत्र से व्यक्ति 24 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ फादर और सन के आयु में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 24 वर्ष का। पापा अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि दोनों की उम्रों में 24 वर्ष का अंतर हो रहा है। फिर आगे कह रहा है कि 2 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। कौन? फादर जो है 2 वर्षों में, यानी 2 वर्ष बाद जो है अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। अगर पुत्र 1 का होगा तो पिता 2 का हो जाएगा।
लेकिन 2 वर्ष बाद अंतर जो है वो भी तो समान ही रहेगा, चाहे 2 वर्ष हो या 5 वर्ष हो या 10 वर्ष हो या 50 वर्ष हो। अगर आज बेटे और पिताजी की उम्र में 24 वर्ष का अंतर है तो 50 वर्ष बाद भी 24 का ही अंतर होगा। पर यहाँ तो आपके सवाल में 2 वर्ष बाद ही दिया है, तो 2 वर्ष बाद भी जो है इसके पिताजी और पुत्र के आयु के बीच में 24 वर्ष का अंतर होगा। तो सबसे पहले रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है, 1 का, और उम्र में 24 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है तो पुत्र के रेशियो से गुना करेंगे। पुत्र का जो आयु होगा वो होगा 24 गुना 1 24। पर ये उम्र कब का निकला, 2 वर्ष बाद का। अगर 2 वर्ष बाद पुत्र 24 का होता है तो अब भी कितना है वर्तमान में, तो 2 वर्ष बाद 24 का होगा तो वर्तमान आने के लिए 2 वर्ष घटना पड़ेगा, तो वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 22 वर्ष का। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो है आपको दिया गया है कि 2 वर्ष बाद जो है पुत्र 24 का होगा तो 2 वर्ष पीछे आना होगा वर्तमान, जैसे मान लिया जाए अभी 2022 चल रहा है और 2024 में पुत्र जो है हो जाएगा 24 का, तो 2022 में कितने होगा तो पीछे फिर आना होगा हमको वर्तमान आने के लिए, 2 वर्ष क्या करना होगा, घटना होगा। तो 24 में 2 हो गया तो कितना हो गया, 22 वर्ष। यानी अब भी जो है पुत्र वर्तमान में होगा 22 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 600 रुपया की धनराशि पर 2.1/2 वर्षों में एक राशि बढ़ के हो जाता है 690 रुपया। अब हम मूलधन है मेरा 600 और बढ़ के हो गया मिश्र धन, और मिश्र धन दिया हुआ है 690। तो यहाँ पे ब्याज कितना का आया, तो ब्याज जो आया वो आया 90 रुपया का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दर निकाल लेते हैं, रेट। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। मूलधन है 600 गुना समय है 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 वर्ष। एक आप यहाँ से कटा सकते हैं इसको, ये 2 से 3 जो है, 2 से 6 जो है 3 बार में कटेगा 6, और ये 5 दिया 15 और 15 6 के 90। यानी रेट जो आ गया, यानी दर जो हो गया वो हो गया 6%। अब कह रहा है यदि दर 8% बढ़ा दिया जाए तो नया दर कितना हो जाएगा। अगर दर 8% बढ़ता है तो नया दर हो जाएगा 14%। तो कहता है उतने ही समय में, यानी समय यही रहेगा सेम 2.1/2 वर्ष, सिर्फ ब्याज क्या होगा ये पूछता है। तब साधारण ब्याज निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन दिया हुआ है 600 गुना समय वही 2.5 जो दिया हुआ है 2.1/2 वर्ष, यानी 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष, गुना दर, और दर अब जो हो गया है 14% बटा 100। यहाँ से ये 2 शून्य कट जाएगा। अब 2 से 6 3 बार में, तो SI जो हुआ वो आपका हो गया 5 दिया 15 और 15 गुना 14, या फिर इस तरह कर सकते हैं 14 पंचे 70 और 70 दिया 210, यानी जो ब्याज होगा वो होगा 210 रुपया। यानी आपका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 12.5% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद एक चांदी के प्लेट को 6300 रुपया में बेचा गया था, अंकित मूल्य क्या है। सबसे पहले ये 12.5% जो दिया हुआ है इसका छूट निकाल लीजिए, बाकी तो आगे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो पहले इसको कैलकुलेट करिए, तो 12 दूनी 24, 24 से 25/2, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100। ये 25 100 को डिवाइड करेगा 4 बार में, यानी कि अब जो है आपका हो जाएगा 1/8। पर अभी तक सिर्फ इसको आप कैलकुलेट किए हैं, अब आप छूट लेंगे, यानी 8 रुपया पर 1 रुपया का छूट देगा तो बिकेगा कितना में, 7 रुपया में, यानी 7/8। अब अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो 12.5% का छूट निकला 7/8। एक अन्य छूट और है 10%, तो 10% छूट का मतलब हुआ 90/100, और इस तरह से इसने कितना बेच दिया है 6300 में। अब ये जीरो तो यहाँ से आप पहले कटाएं, उसके बाद 9 सत्ती 63 कट जाएगा ये 10 बार में,
963 से 50 630 जो है 10 बार में डिवाइड होता है। अब आपका जो MP हुआ वो हो गया 8 गुना 100, क्रॉस गुना करेंगे उधर भी 10 है, तो आंसर हो जाएगा 8,000 रुपया, यानी कि A नंबर आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा हुआ धनराशि जो 1% प्रति माह का साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपया हो जाता है। मतलब कि एक माह में 1% का दर लग रहा है, तो 12 माह यानी कि 1 वर्ष, तो 12 माह में जो दर होगा वो होगा 12%, पर समय तो 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का 12 माह मतलब कितना हुआ, 1 वर्ष हुआ, ये 1 ईयर का है, 1 ईयर का है, तो आपको 3 ईयर दिया हुआ है, तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा 12% और गुना 3 यानी कि 36% जो है दर लगेगा 3 वर्ष में। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, धनराशि यानी मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या होता है, वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह का साधारण ब्याज से 3 साल में 904 रुपया हो जाएगी, मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है, हो जाएगी मतलब मिश्र धन, जैसे 5 रुपया हो जाएगा 6 रुपया, तो मिश्र धन हो गया ना, 5 रुपया आपके पास है और वो 6 रुपया हो जाएगा, तो ये हो गया मिश्र धन। इसमें आपका ब्याज अगर पूछा जाए तो ब्याज कितना का है, तो 1 रुपया का ब्याज है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो सवाल में दिया गया है कि 3 साल में 1904 रुपया हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो आपका दर 3 साल का कितना परसेंट है, 36%। 36% का मतलब 36/100, यानी 100 रुपया आपको ब्याज कितना का मिल रहा है, 36 का, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 136/100, क्योंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, तो 100 में हम 36 जोड़ देंगे तो मिश्र धन बन जाएगा, यानी 136/100, और रुपया में मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 1904। अब पहले आप इसको कटा लें, तो ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 से ये 25 बार में। अब ये 34 से जो डिवाइड होगा तो ये देखेंगे, तो ये जो है आपका कटेगा यहाँ पे, 34 से कटा लेते हैं थोड़ा सा 1904 को, तो ये जो है आपका 6 चौक 24 के 4 बचा 2, और 6 18 2 20 नहीं कटेगा, 5 से 5 चौक 20, 5 बार में कटाइए, 5 चौक 20 के 0 बचा 2, 5 से 15 2 17, यानी 0 2 और 4। अब ये आपका हो जाएगा 6 बार में, तो 6 चौक 24 के 4 बचा 2, और 6 18 2 20, यानी 56 बार में ये ना 34 से 56 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 1 यानी कि मूलधन जो हुआ वो हो गया 25 गुना 56। अब आप गुना कर लें इसको, तो 25 6 का 150 बचा 15, 25 पंचे 750, और 15 हो जाएगा, 5 5 10 के 0 बचा 1 2 1 3 1 4 और 1, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1400, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, यानी आंसर बी होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम पुनः उसी सवाल को दोबारा वीडियो बना के भेज देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक खिलौने पर 30% का छूट देने पर इसका दाम 30% कम हो जाता है, यानी जितना छूट उतना ही दाम कम हुआ। छूट भी है 30%, छूट किस पे देते हैं, MP पर ना, अंकित मूल्य पर, और दाम भी कम हो गया 30 रुपया। 30% छूट देने पर 30 रुपया दाम कम हो जाता है, तो कहता है खिलौने का विक्रय मूल्य बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 30% छूट निकाले हैं, तो MP गुना 30% 30/100 बराबर 30, 30 कट गया तो बेच दिया जाएगा जो है 100 रुपया में। MP निकल गया आपका 100 रुपया, MP निकल गया 100 रुपया। MP तो आपने 100 रुपया निकाला, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, विक्रय मूल्य SP, तो 100 रुपया के जो MP अंकित मूल्य 100 रुपया है, और इस पर हमने कितना का छूट दिया है, 30 रुपया का, तो मैंने बेचा कितना में, 70 रुपया में। आपका आंसर होगा C। समझ में आ रहा है। फिर से एक बार समझेंगे, अंकित मूल्य पर 30% छूट। देखिए हमेशा छूट या डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, यानी MP पर।
एमपी पर 30% छूट देता है तो 30 रुपया दाम कम हो जाता है, यानी छूट और रुपया दोनों की राशि बराबर है, तो 30% छूट बराबर 30 रुपया। तो अंकित मूल्य हो गया आपका 100 रुपया, यानी एमपी जो हो गया वो हो गया 100 रुपया, अंकित मूल्य 100 रुपया। आपसे पूछा था एसपी, तो 100 रुपया के अंकित मूल्य वाले सामान पर कितना रुपया कम किया गया है, 30 रुपया कम किया गया है, तो इस तरह इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 70 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, यानी टोटल भार है 12.5 ग्राम, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है, यानी चांदी का जो रेशियो है वो है 2.5, और शेष कोई और धातु है, यानी अन्य जो धातु है वो क्या है, शेष है। तो देखिए टोटल आभूषण में जो आभूषण का जो भार है वो है 12.5 ग्राम, जिसमें 2.5 ग्राम तो चांदी हो गया, तो बचा कितना, तो बचा 10 ग्राम, वो क्या होगा, अन्य धातु होगा। अब इसका दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब 10 आएगा। इसको घटाते हैं, 25 25, 5 दूने 10। अब रेशियो बना 5 अनुपात, यहाँ पे गुना हो जाएगा 10 दूने 20। अभी भी इसको घटा सकते हैं, 5 चौके 20 यानी 1:4 आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा रंजन अपने घर से स्कूल के लिए एक निश्चित समय पर चलता है और वह 7 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। जब भी, तो इसमें दूरी क्या है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे और आपसे दूरी पूछे तो दूरी बराबर चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल गुना देरी या पहले, देरी प्लस पहले कर देते हैं, देरी प्लस पहले बटा चाल का अंतर, चाल का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, समय जो होगा, अगर समय विपरीत होगा तो जोड़िएगा, और समान होगा तो घटाइएगा। समय का बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, समय का। अब विपरीत का मतलब क्या होता है, जैसे कि देरी पहले, ये विपरीत हो रहा है, इसको ऐड करेंगे, पहले प्लस देरी विपरीत है, ऐड करेंगे। और समान का मतलब हुआ कि पहले इसको घटाएंगे, बाद इसको भी घटाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सवाल को देखते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल बनाएंगे तो क्या करेंगे, दूरी निकालना हो जब भी, तो आप क्या करोगे, चाल का गुणनफल करोगे। चाल कितना है, एक 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद समय देखेंगे, पहले 9 मिनट का देरी होता है और बाद में 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो विपरीत है, तो 9 6 15 हो जाएगा। ध्यान रखिए मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, और नीचे में चाल का अंतर करेंगे, तो और 8 और 7 में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 1 का। आप कटा लीजिए, 15 से 60 4 बार में, और उसके बाद 4 से 8 2 बार में, तो दूरी हो गया 7 दूना 14 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और समझ लीजिए फिर से। इस जब भी ऐसा सवाल आए तो दूरी बराबर चाल का गुणनफल गुना देरी प्लस पहले, ठीक है, बटा चाल का अंतर। अगर एक ही दिशा में, तो विपरीत में मतलब आना जाना होता होगा तो चाल का योग कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दिशा में है क्योंकि यहाँ पे विपरीत नहीं बोला गया है। तो चाल देखिएगा सवाल में है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा गुना, पहले होता था 9 मिनट, यहाँ पे देखिएगा पहले है 9 मिनट देरी से और बाद में है 6 मिनट पहले, तो विपरीत हुआ ना, देरी पहले विपरीत है, तो ऐड करेंगे तो 9 6 15 मिनट हो जाएगा, और 15 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। अब चाल का अंतर बचा, तो चाल का अंतर हो जाएगा 8 और 7 में जो अंतर आ रहा है वो कितने का, 1 का अंतर आ रहा है। तो नीचे 1 रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कटाएंगे, 15 चौके 60 और 4 दूने 8, तो दूरी जो हुआ वो हो गया 14 किलोमीटर।
अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब धारा के विरुद्ध का मतलब मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर ऐसे धारा जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, और नाव भी अगर उसी तरफ जा रही है, तो इसका मतलब हुआ समान दिशा तय कर रही है। समान दिशा में, धारा की दिशा में नाव चल रही है, तो धारा की दिशा में जब भी होगा तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, चाल जुटेगा। और उसके बाद जो है, अगर मान लिया जाए ये धारा है, ऐसे करके धारा जा रही है इस तरफ, और नाव जो है इधर से विपरीत इसके जा रही इस तरफ, तो जब ऐसा आए तो आप देखिएगा कभी नदी में जब अगर आप तैर रहे होंगे तो धारा के अगर विपरीत चलेंगे तो धारा यानी पानी का जो वेग होगा वो आप पर प्रेशर डालेगा और आप स्पीड नहीं जा पाएंगे। तो आपको ज़्यादा वजन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर डालना होगा तैरने के लिए, तो आपका चाल फिर भी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब आप धारा के साथ जो चल रहे होंगे उसकी अपेक्षा धारा के विरुद्ध चलने में आपका चाल जो होगा वो घट जाएगा। तो धारा के विपरीत में चाल क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो अब हम लोग सवाल पर फोकस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नाव धारा के विरुद्ध मतलब चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चाल तो दिया नहीं है, हम मान लेते हैं नाव की चाल x और धारा की चाल y। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यानी 32 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में, 5 घंटा में तय करते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में चाल क्या होता है, जुट जाता है, तो x प्लस वाई। तो 49.2 किलोमीटर की दूरी जो है यह तय करता है 6 घंटे में। तो आपसे पूछता है शांत जल में नाव की चाल, नाव का वेग यानी x निकालना है आपको, क्योंकि नाव को मैंने x माना और धारा को y। तो x निकालना है तो y को काटना पड़ेगा, तो ये दोनों कट जाता है, तो बचा x 2x बराबर हो जाएगा 32/5, अब माइनस ये पॉइंट हटता है तो नीचे एक तो शून्य आ जाएगा, यानी कि 492/60। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 5 से 60 12 बार में, तो 32 गुना 12 हो जाएगा, तो 12 दूना 24 के 4 बचा 2, 12 36 2, 38 में 384। अब बीच में माइनस है, 60 सॉरी बीच में प्लस होगा, यहाँ पे जुटेगा क्योंकि इधर आपने जोड़ा तो इधर भी जोड़ेंगे, तो प्लस 400 हो जाएगा 92, ठीक है, 492। अब जो है 492, हाँ। चलिए अब हम लोग 2x बराबर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 4 2 6, 9 8 17 7 बचा 1, 4 3 7 1 8, 876/60, 876/60। अब आप इसमें भाग लगा लें तो आपका आंसर जो भी हो देख लीजिए भाग लगा करके। चलिए हम करते हैं अगले पेज में, तो आपका था यहाँ पे 876/60, यानी कि 60 से अब हम भाग लगाएंगे 876 में, तो एक बार में 60 7 और 2 × 6, 4 बार में होगा आपका 2 चौक 24 240, 6 यहाँ पे आएगा 3 ख़त्म, और अगर हम पॉइंट डालते हैं 0 और ये 6 बार में, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा कितना आया, 14.6, 14.6, यानी कि 2x का जो मान आया 14.6। तो यहाँ पे देखिए 2x अभी भी बाकी है, यहाँ पे 2x, तो 2x बराबर हुआ 14.6, तो x का मान हो जाएगा 14.6/2। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7.3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल है, तो नाव की चाल। उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत करता है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर।
के एक बार फिर से अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को एक बार दो बार करके देख लें। नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, मैं दोबारा इससे भी बेटर तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूँगा, वो भी धीरे धीरे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।